नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है कि इस कोरोना काल में आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे। मैं आज आप सभी के सामने सोसाइटी में चल रहे कुछ सवालों के जवाब देने के लिए उपस्थित हुआ हूं। ये वीडियो क्योंकि सवाल बहुत ज़्यादा हैं, जिज्ञासाएं बहुत हैं, उत्सुकताएं बहुत हैं, तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, तो इसके लिए मैं पहले ही आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। उम्मीद करूँगा कि आप ये वीडियो आखिर तक देखेंगे और उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे और ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचेंगे जो कि हमारे सोसाइटी के लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण करेगा। तो जो मुख्य सवाल हैं जो कि चल रहे हैं उनमें है सबसे पहला मेंटेनेंस चार्जेस के बारे में, जो उसका जीएसटी पोर्शन है। दूसरा पॉइंट है आईएफएमएस और सिंकिंग के बारे में। तीसरा पॉइंट है स्टिकर प्रोसेस के बारे में कि हमने स्टिकर के लिए चार्ज क्यों किया और गोइंग फॉरवर्ड उस फंड का हम करेंगे क्या। और चौथा, दिवाली फंड को लेकर कुछ ये कहा जा रहा है कि हमने उसमें फिजूल खर्ची की, तो मैं उसका एक स्पष्टीकरण देना चाहूंगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मेंटेनेंस जीएसटी से। जैसा कि आप सभी को पता है कि 1 जनवरी 2022 से व्यवस्थाएं मेंटेनेंस अब हमारे अधीन आ गई हैं और सभी तरीके की व्यवस्थाओं को चलाने के लिए एक फंड की जरूरत होती है जो हर एक सोसाइटी में मेंटेनेंस फंड के रूप में, मेंटेनेंस चार्जेस के रूप में लिया जाता है। अभी तक जो हमारे मेंटेनेंस चार्जेस चल रहा था वो 1 BHK के लिए 893 और 2 BHK के लिए 1311, जिसमें कुछ पार्ट जीएसटी का भी था क्योंकि बिल्डर जीएसटी होल्डर है तो उसकी लाइबिलिटी बनती है कि वो जीएसटी पे करे। तो मैं ये सारा मैकेनिज्म आपको एक ग्राफिक के जरिए दिखाना चाहूंगा जिससे शायद मैं अपनी बात आसानी से आप तक पहुंचा पाऊं। तो अगर हम ये देखें कि हम जो जीएसटी पे करते थे उसका डिवीजन कैसे होता था, तो सपोज अगर मैं ये एक पूल बनाता हूं जो कि ये एक मेंटेनेंस पूल है, मेंटेनेंस पूल 983 1 BHK, 1311 2 BHK ये था। ये हम बिल्डर को पे कर रहे थे इंक्लूडिंग जीएसटी। अब इसमें होता क्या था कि ये एक पोर्शन जो है जीएसटी, ये पोर्शन जो है बिल्डर हमसे चार्ज करता था एज अ जीएसटी और ये पोर्शन एज अ बेस। अगेन जो 983 जो 1 BHK है उसके लिए ये पोर्शन होता था 833 और जो 2 BHK है उसके लिए ये पोर्शन होता था 1111 रुपए। जीएसटी का जो पार्ट था वो 1 BHK के लिए था 150 और 2 BHK के लिए था 200। अब ये पूरा मैकेनिज्म वर्क कैसे करता है अगर हम ये देखेंगे तो ये जो जीएसटी का पार्ट है, ये जीएसटी का जो पार्ट है, अगर मैं इसको अलग तरीके से हाईलाइट करूं, ये जो जीएसटी का पार्ट है ये बिल्डर जो है गवर्नमेंट को देता था, गवर्नमेंट बिल्डर, ठीक है। तो बिल्डर इसके साथ अब बिल्डर बचता था 833 और 1111 रुपए के साथ। अब सवाल यही उठता है कि अगर बिल्डर 833 और 1111 में चला सकता है तो हम क्यों नहीं। तो इसका जवाब यह है कि जब बिल्डर गवर्नमेंट को यह देता था जीएसटी, एट द सेम टाइम गवर्नमेंट से एज एन इनपुट क्रेडिट, यह है इनपुट क्रेडिट, ये बिल्डर को वापस मिल जाता है क्योंकि बिल्डर एक जीएसटी होल्डर है और अपने डिफरेंट वेंडर्स को जीएसटी पे कर रहा है, तो जीएसटी के रूल के मुताबिक वो इनपुट क्रेडिट ले सकता है। तो अब क्या होता था कि जो ये 200 रुपए बिल्डर ने गवर्नमेंट को दिए वही गवर्नमेंट के थ्रू, इनपुट क्रेडिट के थ्रू बिल्डर को वापस मिल गए। यानी अब बिल्डर के पास ये पूरा जो है मैकेनिज्म ये भी इंक्लूड हो गया। यानी अब बिल्डर के पास कितने पैसे बचे, 1311 और 983, ठीक है। ये हुआ। अब हम चलते हैं कि हम जब आएंगे तो मैकेनिज्म क्या होगा। ये मैकेनिज्म था बिल्डर मैकेनिज्म। अब जब हम आएंगे एओए, ठीक है, अगेन ये पूल जो है हमारा ऐसे होगा। अब हम आपसे क्या ले रहे हैं, 983 विदाउट जीएसटी, 1311 विदाउट जीएसटी।
विदाउट जीएसटी मैं यहां पे क्लियर कर दूं कि जीएसटी के लिए हम लायबल ही नहीं है, क्योंकि एओए पे जीएसटी अप्लीकेबल नहीं होता अगर मेंटेनेंस चार्जेस 7,500 रुपए से नीचे हैं। लेकिन अब इसको विडंबना कहिए रूल की या नियमों की, गवर्नमेंट ने ये कहा है कि एओए ले तो नहीं सकता जीएसटी, लेकिन जब भी उस सर्विस प्रोवाइडर को पे करेगा तो उसको जीएसटी देना पड़ेगा। जब भी वो कोई सामान खरीदेगा, कोई अन्य व्यवस्थाएं बनाएगा, तो उसके लिए उसको जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो अब इस जो हमारा ये पूल है, इसके साथ क्या होगा? अगेन ये हमारा जीएसटी पार्ट है, मैं आपसे 983 लेता हूं और ये जो है जीएसटी का पार्ट है जो मुझे वेंडर्स को देना है। अब अगर मैं 983 की बजाय 833 आपसे लेना शुरू कर दूं और 1311 की बजाय 1111 लेना शुरू कर दूं, तो ये जो मैं वेंडर को पे कर रहा हूं वो मेरे पास कहीं से भी इनपुट क्रेडिट नहीं आ रहा है। सो इनपुट क्रेडिट नील। तो मेरा क्या होगा? अब ये जो मेरा टोटल पूल बन गया वो सिर्फ इतना बन गया, ये पार्ट, यानी इस पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट एओए के लिए लॉस है। अब आप बताइए कि इस लॉस को हम कहां से फुलफिल करेंगे? कर सकते हैं, इसके लिए एक उपाय है कि हम सभी संगठित हों और अपना मेंटेनेंस टाइम पे भरें। अगर हम मेंटेनेंस टाइम पे भरेंगे तो क्या होगा? तो ये होगा कि ये जो पूल मेरा यहां पे है वो ये पूल ऐसे आ जाएगा, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। तो अगर मैं ये पार्ट जीएसटी में दे भी देता हूं तो भी अर्लियर पूल जो है, जो ये पूल है, ये पूल जो हमने अर्लियर पूल बनाया था वो हमारा इंटैक्ट रहेगा। और उस केस में मैं आपसे 833 और 1111 लेने की स्थिति में होऊंगा। तो मोटा मोटी इस ग्राफिक के से मैंने यही बताया कि जो बिल्डर दे रहा था, जो बिल्डर जीएसटी पे कर रहा था, उसमें से वो 200 रुपए दे तो रहा था सरकार को, लेकिन वो 200 रुपए उसको इनपुट क्रेडिट के रूप में वापस मिल जा रहा था। इसका दूसरा पहलू भी हम देखते हैं कि ठीक है, 200 रुपए बिल्डर गवर्नमेंट को दे रहा था, आप 200 कम लीजिए। अब आप ये समझिए कि आप 200 रुपए गवर्नमेंट को पे कर रहे थे अपने इनकम टैक्स और अन्य तमाम टैक्स के अलावे, और उस 200 रुपए का आपके पास कोई हिसाब नहीं था, आपको नहीं पता कि उस 200 का क्या हो रहा है। जैसा मैंने बताया कि वो बिल्डर के पास आ रहा था, अगर मैं वो पॉइंट छोड़ भी दूं कि बिल्डर के पास आ रहा था या नहीं आ रहा था, फिर भी वो 200 रुपए की आपको तो कोई अकाउंटिंग नहीं मिलती थी। जो मैं आपसे 200 रुपए चार्ज कर रहा हूं, हालांकि आपकी जेब पर एक पैसे का भी एक्स्ट्रा बर्डन नहीं पड़ा है, लेकिन मैं उस 200 रुपए की आपको अकाउंटिंग दूंगा। अगर आप देखें तो बिल्डर जो व्यवस्थाएं दे रहा था, उस व्यवस्थाओं के अलावे हमने गार्ड बढ़ाया है, हमने मैन पावर बढ़ाई है, जो डेली मैन पावर यूज हो रही है, हमने बूम बैरियर लगाया है और अन्य बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जो हम कर रहे हैं और आगे जाके करने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये इस ग्राफिक के जरिए मैं आपको थोड़ा बहुत क्लैरिटी देने में सक्षम हुआ हूंगा कि क्यों हम जीएसटी का पार्ट नहीं दे रहे हैं। अगेन मैंने ग्रुप्स पे कई बार लिखा है और मैं एक बार फिर आप सबके सामने दोहराना चाहता हूं कि ये व्यवस्था शुरुआती के 2 से 3 महीने के लिए है। फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद 31 मार्च 1 अप्रैल को हम फिर से बैठेंगे ऑडिट के साथ और ये देखेंगे कि क्या कलेक्शन आ रहा है, और ये सब आपके हाथ में है। जितना आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर मेंटेनेंस को देंगे, उतने ही ज्यादा रिबेट के आप हकदार होंगे। आने वाले दिनों में बिजली हमारे पास आएगी, अन्य चीजें हमारे पास आएंगी, और ये सब करता है, ये सब इस बात पे निर्भर करता है कि कितना हम मेंटेनेंस पे कर रहे हैं। जितना मेंटेनेंस पे करेंगे उतना ही सस्ता होगा। आपको याद होगा 90 के दशक में, जब शुरुआती दशक था हमारा टेलीकम्युनिकेशन का, क्या चार्जेस हुआ करते थे? कुछ लोगों के पास मोबाइल फोन था, 15 रुपए आउटगोइंग, 10 रुपए इनकमिंग। आज क्या है? फ्री डेटा, फ्री कॉल्स। ऐसा क्यों हुआ? आप ध्यान कीजिए, क्योंकि आज भारत की 90% जो जनता है उसके पास टेलीकम्युनिकेशन की रीच है। तो वो 90 जो जब हमारा दायरा बढ़ता है, तो जब हमारा दायरा अगर बढ़ेगा, जो प्रत्येक व्यक्ति है उसका पोर्शन वैसे ही कम होता जाएगा। अगर ये दायरा संकुचित रहेगा
तो इतने ही में सबको चलाना पड़ेगा, तो वो पोर्शन जो है वो डेफिनेटली बड़ा रहेगा। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करूंगा कि प्लीज मेंटेनेंस पे कीजिए। ये एक तरीके की व्यवस्था है जो कहीं ना कहीं आपको ही वापस मिलती है। आप मेंटेनेंस पे करते हैं, इसके बदले आपको सर्विसेज मिलती है। आप अगर इंडिविजुअल घर भी बना के कहीं रहते हैं तो आप अगर एक सिक्योरिटी रखते हैं तो उसको आप पे करेंगे। एक मेड रखेंगे जो कि झाड़ू पोछा लगाए, आपके कॉरिडोर की, कचरा वाला आए तो उसके लिए पेमेंट करना होता है, तो आप वही समझ के पेमेंट कीजिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें तो आप एक बार पेमेंट करके निश्चिंत हो सकते हैं। एक टीम है, वो टीम कोई भी हो सकती है, मैं हो सकता हूं, XYG ABC क कोई हो सकता है, वो उन व्यवस्थाओं को आगे देखेगा। तो प्लीज प्लीज मेंटेनेंस पे कीजिए। ये हमारी और आपके भविष्य के लिए है और सोसाइटी की बेहतरी के लिए है। अब जो दूसरा हमारा पॉइंट था IFMS एंड सिंकिंग। जैसा कि आप सभी को पता है कि दो तरीके के फंड हमने एज एन एग्रीमेंट बिल्डर को दिए हुए हैं, IFMS एंड सिंकिंग। क्या होता है कि जब व्यवस्थाएं AOA के पास आती हैं तो ये दोनों ही फंड एक तय MOU के तहत AOA को ट्रांसफर किए जाते हैं। अब ये क्या है, इसमें से दो फंड जो है IFMS और सिंकिंग, जो सिंकिंग फंड है वो एज पर रूल प्रिजर्व रहता है जो भी तत्कालीन AOA है। मैं तत्कालीन इसलिए कह रहा हूं कि आज AOA कोई और हो सकती है, कल AOA कोई और हो सकती है, गोइंग फॉरवर्ड 10 साल बाद AOA कोई और हो सकती है। तो इसलिए जो भी तत्कालीन है उस AOA के पास ये फंड रिजर्व रहता है। क्यों रिजर्व रहता है? क्योंकि जो देखिए मेंटेनेंस का जो आ रहा है उससे तो महीने का खर्च चलता है, हैंड टू माउथ। बट हम अपने हैंड टू माउथ के अलावा भी कुछ फंड अपने बैंक में जमा रखते हैं कि कोई मेडिकल कंटीजेंसी हो गई, शादी ब्याह फंक्शन कुछ हो गया, तो हम वो फंड वहां से निकाल के वहां यूज करते हैं। ठीक इसी तरह जब हम सोसाइटी में रहते हैं तो आप कंटीजेंसी को रूल आउट नहीं कर सकते या किसी बड़े डेवलपमेंट प्लान को रूल आउट नहीं कर सकते। आज अगर कोई ऐसी कंटीजेंसी हो जाए जिसके लिए इमीडिएट रिपेयर की जरूरत हो या इमीडिएट कुछ ऐसा हमें डेवलपमेंट वर्क करना हो जो कि जरूरी हो, तो उसके लिए फंड कहां से आएगा? हम मेंटेनेंस का तो इंतजार नहीं कर सकते क्योंकि मेंटेनेंस से तो स्टाफ की सैलरी जाती है। तो वहां पे ये जो सिंकिंग फंड है वो काम में आता है। सिंकिंग फंड इस्तेमाल किया जाता है किसी भी तरीके के कंटिजेंसी प्लान को काउंटर करने के लिए, और इस सिंकिंग फंड को सोसाइटी के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है, किसी अन्य पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मैं ये दोबारा बता रहा हूं, किसी भी फंक्शन, किसी भी अपने ऐसे किसी कारण के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब हम आते हैं IFMS पे, इंटरेस्ट फ्री मेंटेनेंस सर्विसेज। IFMS डेफिनेटली रिफंडेबल होता है, लेकिन ये रिफंड कैसे होगा इसका जो निर्णय है वो GBM की मीटिंग में होता है। अब अगेन कुछ लोगों का सवाल था कि भाई GBM में हम शामिल होंगे नहीं होंगे, आपने कुछ लोगों को मेंबर बनाया है वही GBM में शामिल हो सकते हैं, मेरा पैसा है तो वो GBM क्यों डिसाइड करेगी? देखिए GBM मैं, आप और हम सभी का एक समूह है, वो GBM बैठती है। GBM में जो भी यहाँ के फ्लैट ओनर हैं वो सब हिस्सा ले सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। और वहां पर उस GBM में ये एजेंडा होता है कि क्या IFMS को रिटर्न कर दिया जाए या IFMS को प्रिजर्व करके रखा जाए एज एन कंटिजेंसी फंड लाइक सिंकिंग फंड, ताकि अगर कोई बड़ी टूट फूट हो या कुछ हो तो हम उसको आगे काउंटर कर सकें। मैं यहां पर एक डेटा आपको और भी देना चाहूंगा कि IFMS जो है, जो आपने अग्रीमेंट, हम सारे लोग अग्रीमेंट करते हैं बिल्डर के साथ, लेकिन पढ़ता कौन है? उस वक्त हम इतने उत्साह में होते हैं कि घर मिल रहा है और साइन करते जाते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि IFMS जो है इसकी राशि होती है 5000 और सिंकिंग की राशि होती है 3000, यानी मोटा मोटी 8000 रुपए हम सब फ्लैट ओनर के बिल्डर के पास जमा है, एंड वो पैसे सब्सिक्वेंटली AOA के पास आएंगे, जो भी AOA हो। तत्कालीन शब्द का इस्तेमाल किया था मैंने। तो 3000 रुपए जैसे मैंने बताया सिंकिंग फंड, ये पर फ्लैट ओनर जो है वो प्रिजर्व रहता है। हम इसकी FD कर सकते हैं ताकि इसकी वैल्यू में बढ़ोतरी हो, एज इट इज रख सकते हैं। वो डिपेंड करती है कि ऑडिट में और फाइनेंशियल कैसे होती है। IFMS डेफिनेटली 5000 रुपए रिफंडेबल होता है। अगेन जैसे मैंने बताया कि GBM डिसाइड करती है, और विश्वास कीजिए अगर GBM ये डिसाइड करती है कि नहीं ये 5000 रुपए सबके रिटर्न हो जाने चाहिए, वी विल बी मोर देन हैप्पी, क्योंकि ये 5000 रुपए मेरे घर पे भी आएंगे। ऐसा नहीं है कि जो AOA का मेंबर है उसके घर पे 5000 नहीं आएंगे या 5500 रुपए आ जाएंगे।
मैंने भी 5,000 रुपए एग्रीमेंट करके दिया है, एओए के सभी मेंबर ने 5,000 रुपए एग्रीमेंट करके दिया है, तो वो 5,000 सबके घर पे आएंगे। और आज की डेट में एक पैसा भी जो बचाना है वो एक पैसे कमाने के बराबर है। तो आप ये समझ सकते हैं कि इस पूरी व्यवस्था में हम आपके साथ हैं। अगर आप कहते हैं कि वापस कर दो, वेल एंड गुड, वापस कर दो, मेरे घर पे भी पैसे आएंगे। और अगर ये बहुमत डिसाइड करती कि नहीं कंटीजेंसी के लिए रख दो, अगेन वेल एंड गुड, मेरा घर है यहाँ पे, कल को कोई टूट फूट होगी तो वो बनवाने के काम में आएगा। तो हम दोनों व्यवस्थाओं से ठीक हैं, जो भी बहुमत डिसाइड करेगी हम उसके साथ जाएंगे। तो ये था आईएफएमएस और सिंकिंग फंड को लेके मेरे विचार और मेरा क्लैरिफिकेशन। तीसरा, कुछ समय पहले हमने ट्रैफिक मैनेजमेंट को सुचारू रूप से चलाने के लिए स्टिकर की व्यवस्था की थी। हमारा ये ध्येय था कि सभी गाड़ियों पर एक स्टिकर हो जाए। उसके बाद हमें कम से कम ये पता लगे कि लेजिटिमेट तरीके से कितनी गाड़ियां हमारी सोसाइटी में खड़ी हैं। आप विश्वास कीजिए, ये ऐसे ही फ्लूक में लिया हुआ निर्णय नहीं था, ये पूरे प्लान का सिर्फ पहला चरण था। लेकिन मुझे बहुत निराशा के साथ कहना पड़ रहा है कि लोगों ने इसे हाथों हाथ नहीं लिया, जबकि ये बहुत लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी लोगों की कि स्टिकर होना चाहिए। क्यों नहीं हुआ? बेवजह के मुद्दों को तूल दिया गया, अनावश्यक बातें फैलाई गई, लोगों ने लार्जर पिक्चर नहीं देखा। और मैं सभी को नहीं कहूंगा, अधिकतर लोगों का सहयोग रहा है इसमें, बट जो नेगेटिव बातें हैं वो ज्यादा तेजी से फैलती हैं। इस वजह से मुझे इस बात पे क्लैरिफिकेशन देना पड़ रहा है। हालांकि मैं नहीं चाहता था पर्सनली रूप से कि स्टिकर के मामले में कोई क्लैरिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी, बट ठीक है, लोकतंत्र यही है कि हर छोटे बड़े सवालों का जवाब दिया जाए और जनता के सामने अपनी बात रखी जाए, और जनता डिसाइड करती है कि जनता मेरी बातों से कितना कन्विंस है और कितना संतोष रखती है जो बातें मैंने यहां पर कही है। तो पहला सवाल यह है कि आपने स्टिकर के लिए चार्ज क्यों किया? देखिए, कोई भी चीज एक फ्रीबीज किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं होता, ये हमारा मानना है। अनेक तरीके के राजनीतिक दल हैं जो फ्रीबीज में विश्वास रखते हैं और हम सब देख रहे हैं कि उसका क्या हश्र हो रहा है। तो एक फ्रीबीज में हम विश्वास नहीं रखते। और ये कहा गया कि अगर आप चार्ज कर रहे हैं तो उसकी रिसीट क्यों नहीं देते? तो अगेन मैं बताऊं, इस पे हमारी काफी विचार हुई थी और हमने कई फाइनेंशियल एक्सपर्ट से भी बात की। अगर उन्होंने कहा कि एक बहुत ही मिनिमल राशि आप रखते हैं, जैसे 50 रुपए, 25 रुपए, 60 रुपए, तो आप बिना रिसीट के अपना काम चला सकते हैं। अकाउंटिंग में या किसी अन्य तरीके की कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन आपको एक ऐसा मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा जहां पे ये सारा प्रोसेस खत्म होने के बाद आपके पास एक क्लैरिटी हो कि कितने स्टिकर गए और उसके अगेंस्ट में कितने पैसे आए। तो इसके लिए हमने क्या किया? हमने हर टावर का एक अलग रजिस्टर बनाया है। हर टावर के रजिस्टर में इंडिविजुअल फ्लैट्स की संख्या लिखी हुई है और हर फ्लैट के सामने जो उनकी एंटाइटलमेंट है 2 स्टिकर की, एक 4 व्हीलर एक 2 व्हीलर, उसके नंबर लिखे हुए हैं। जिन्होंने 2 स्टिकर लिए हैं उनके दोनों के नंबर लिखे हुए हैं, जिन्होंने 1 स्टिकर लिया हुआ है उनका 1 लिखा हुआ है, जिन्होंने अभी तक नहीं लिया है या वो यहां नहीं रहते उनके सामने ब्लैंक है। तो जब भी ये प्रोसेस खत्म हो जाएगा या सपोज 90% लोग इससे कंप्लाई कर जाएंगे, हम उन सारे रजिस्टर से ये पता लगाने की स्थिति में होंगे कि कितने रजिस्टर गए हैं, आई एम सॉरी, मैं माफी मांगूंगा, कितने स्टिकर गए हैं। और उस स्टिकर की संख्या को अगर हम 50 से गुना कर दें, स्टिकर इंटू 50, तो हमारे पास कितनी राशि है ये पता लगाना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। और ऐसा कोई इसमें बहुत बड़ा फंड भी इन्वॉल्व नहीं है। पिछले दिनों मुझे पता चला कि कहा गया था कि 3 लाख का फंड इसके लिए आएगा। मुझे नहीं पता वो कैलकुलेशन कहां से आई थी, बट मैं आपको बता दूं कि 600 से 700 की करीब 600 से 700 600 4 व्हीलर के स्टिकर थे, 4 व्हीलर, और अराउंड 750 2 व्हीलर के स्टिकर थे। तो 1300 स्टिकर, 1350 स्टिकर थे। अगर हम इसको 500 से गुना करते हैं तो ये 11, 11,500, 12,000 के आसपास पहुंचता है। हो सकता है मेरी कैलकुलेशन थोड़ी गलत हो, लाइव में इतनी जल्दी कैलकुलेशन करना, मैथ मेरा शुरू से खराब रहा है तो, लेकिन ये ऐसा ही है। तो ये कोई बहुत ऐसी चीज नहीं है कि रॉकेट साइंस नहीं है कि अगर आपने रिसीट नहीं दिया तो इस पैसे का कोई घपला हो जाएगा। बिल्कुल नहीं हो सकता। एक एक चीज नोट की जा रही है। आप में से जिन्होंने भी स्टिकर लिया होगा उनको ये पता है कि हम सामने बैठकर नोट कराते हैं, उनसे साइन कराते हैं, सारी चीजें वेरीफाई होती हैं। और जितने भी फंड की मैंने बात की, इसमें आप विश्वास करें कहीं से भी एक पैसे हेरा फेरी की कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि एज पर मॉडल बाय लॉ हम अबाइड हैं अपने फिनांस के थर्ड पार्टी ऑडिटिंग के लिए, और वो ऑडिट करा के हम आपको देंगे। जब हमारी जीबीएम होगी उसमें हम देंगे।
जो हमारी स्पेशल मीटिंग होगी उसमें हम ये अनाउंस करेंगे आपके सामने कि हमने कौन सा थर्ड पार्टी ऑडिटर लिया है। आप सभी जाकर उनका बैकग्राउंड चेक कर सकते हैं, ये देख सकते हैं कि उन्होंने कितने सक्सेसफुल ऑडिटिंग की है। तो कहीं से भी किसी फंड का झोल हो, किसी फंड का मिसयूज हो, ऐसा हो नहीं सकता। और मैं पूरी विश्वास के साथ कहता हूं कि ये हम होने नहीं देंगे और ये आउट ऑफ स्कोप है। ये तो हमारी रोजमर्रा की बातें हो गई। और मैं एक इसमें और भी जोड़ना चाहूंगा कि जो ऑडिटिंग का पार्ट है, जो बैलेंस शीट का पार्ट है, वो ऑलरेडी चल रहा है। बहुत जल्दी हम एक स्पेशल मीटिंग बुलाने वाले हैं, हम इस प्रोसेस में हैं। बट स्पेशल मीटिंग बुलाने से पहले कुछ चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करना पड़ता है। 1 तारीख से हमारे पास मेंटेनेंस है, तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो ये स्पेशल मीटिंग होगी उसमें हम सारे एक्सपेंस और कलेक्शन का भी विवरण देंगे। लेकिन सिंस मैं स्टिकर की बात कर रहा था, तो स्टिकर से हम क्या करेंगे? ऐसा नहीं है कि हम स्टिकर का जो पैसा ले रहे हैं वो हम कहीं हॉर्टिकल्चर में लगा देंगे या वो कहीं हम सीमेंट खरीद लेंगे। नहीं, हमने डे 1 से कहा हुआ है कि ये पार्किंग मैनेजमेंट का हिस्सा है और इससे जो भी फंड आएगा, 10,000, 11,000, 15,000 और मे भी 3 लाख, जिन्होंने कहा उनके मुंह में घी शक्कर, अगर 3 लाख आए तो काफी काम कर पाएंगे हम। तो उससे करेंगे क्या हम? हमारे जो अपने अभी तक विचार हैं कि जो गाड़ियां, अगर आपने देखा होगा कि डी और ई टावर के सामने अलग अलग तरीके से खड़ी होती हैं, वहां पे हमें एक येलो लाइन से मार्किंग करा देंगे। अगेन ये मार्किंग रिजर्व नहीं होगी, ये सिर्फ इसलिए होगी कि एक तय दूरी में आपको अपनी गाड़ी पार्क करनी है। और ऐसी अनेक जगह चिन्हित की हुई है जहां पर कि गाड़ियों की ठीक से पार्किंग हो सके, उसके लिए येलो लाइन हम मार्क करेंगे। गोइंग फॉरवर्ड जो भी विजिटर की गाड़ियां हैं या फिर जो कमर्शियल गाड़ियां हैं, वो शायद हमारे गेट नंबर 1 के बाहर, जो लेफ्ट हैंड साइड में, अगर हम गेट से बाहर जा रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे एक जो जगह है वहां पर खड़ी की जाएंगी। तो उसके लिए जेसीबी को बुला के उसके पूरे समतलीकरण का कार्य किया जाएगा। अभी ये कार्य अब तक हो जाना चाहिए था, लेकिन कुछ टाइम तक हमें जेसीबी नहीं मिली, और जब जेसीबी मिली तो इंद्र देवता मेहरबान नहीं हुए। 2-3 दिन से वो थोड़े नाखुश चल रहे हैं, तो उसकी वजह से ये काम पूरा नहीं हो पाया। बहुत जल्दी ये काम पूरा होगा और ये स्टिकर का जितना भी फंड है ये वहीं पे यूटिलाइज होना है। और गोइंग फॉरवर्ड पार्किंग के जितने भी इश्यूज हैं, चाहे साइनेज लगाना हो, नो पार्किंग्स लगाना हो, येलो लाइंस लेना हो, बाहर के मैदान का समतलीकरण करना हो, ये सब उसके लिए ही यूज होंगे। तो ये वो फंड वहां पे यूज होना है। और इसके लिए हमने एक बहुत ही मिनिमम रखा है, 50 रुपए। होता क्या है 50 रुपए? मतलब आपका बच्चा एक बार अगर सिटी शॉप में चला जाए तो इससे ज्यादा की चिप्स खरीद के ले आता है। मैं समझता हूं आप ये कहेंगे कि ये बात पैसे की नहीं है, ये बात सिद्धांत की है कि मैं क्यों दूं। जब ये चीज फ्री हो सकती थी तो आपने फ्री क्यों नहीं दिया? अब मैं फिर उसी पे आता हूं कि फ्री, देखिए दुनिया में कुछ नहीं होता। अगर आपको कोई ये कहता है कि मैं ये चीज फ्री दे रहा हूं, वो कहीं ना कहीं आपकी कहीं ना कहीं किसी चीज से कट करता है। लोग बिजली पानी फ्री दे रहे हैं, लेकिन वो फ्री नहीं होता। आप समझिए, आप जो टैक्स दे रहे हैं उसी का इस्तेमाल उस फ्री में होता है। जो आपके टैक्स का पैसा एयरपोर्ट बन सकता था, पुल बन सकता था, फ्लाईओवर बन सकता था, वो नहीं बने, वो लोगों के बीच फ्री बिजली पानी में चले गए। आपके बच्चों को आप क्या देके जाना चाहेंगे? फ्री बिजली पानी का कल्चर, या एक ऐसा कल्चर जहां पे कि हाईवेज हो, आउट ऑफ द क्लास सोसाइटी हो, आउट ऑफ द क्लास हॉस्पिटल हो, एयरपोर्ट हो, मॉडर्न सिटीज हो? चॉइस आपका है। स्टिकर के पैसे को मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक फंड के साथ जोड़ के देखा गया, हमारे दिवाली फंड के साथ। लोगों ने कहा कि इतनी फिजूल खर्ची करने की क्या जरूरत थी? 50, 60, 70 हजार जो भी रुपए आपने दिवाली की लगाए, उससे आप दे देते, स्टिकर फ्री हो जाता, नहीं मनाते दिवाली, नहीं लगती लाइटिंग। अब मैं इसको 2 तरीके से देखता हूं। एक तो दिवाली जो है वो प्रकाश का ही पर्व है, और माफ कीजिएगा, हाँ, दिवाली जो है वो प्रकाश का ही पर्व है। और मैं ये नहीं मानता कि दिवाली के दिन पर लाइट्स पे, प्रकाश पे, पटाखों पे, मिठाई पे किया हुआ कोई भी खर्च फिजूल खर्ची है। हमारी टीम बहुत क्लियर है इस पे। लेकिन आपकी भी भावनाओं का साथ में हमें सम्मान करना चाहिए कि अगर उसमें से ही 10,000 बचा के हम स्टिकर फ्री दे देते तो क्या ना अच्छा होता? हो सकता है अच्छा होता अगर ये फंड हमारा होता। मैं आप सबको बता दूं कि ये जो दिवाली का फंड है वो बिल्डर की तरफ से रिलीज किया गया था, और इसी शर्त पे रिलीज किया गया था कि इससे आप सोसाइटी की लाइटिंग करेंगे, दिवाली में जगमग करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि
बिल्डर क्यों इतना धर्मात्मा बन रहा है? उसको क्या फर्क पड़ता है? जो लाइट खराब है वो तो लगवाता नहीं, दिवाली में क्यों लाइट के पैसे दे रहा है? अगेन वाजिब क्वेश्चन है। लेकिन आप समझिए, अगर बिल्डर 50,000 रुपए आपको देता है तो ऐसे ही नहीं देता, उसके पीछे भी उसके वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। उसके 2 टावर यहां खड़े हैं, ठीक है, उनका कॉमर्शियल अभी यहां पे आना है, तो उसको ये लगता है कि अगर मैं थोड़ी लाइटिंग पे पैसे खर्च कर दूं तो शायद उनका प्रोस्पेक्ट अच्छा हो जाएगा अपने फ्लैट को सेल करने में, अपने कॉमर्शियल को सेल करने में। हमें क्या मिला? तो फिर आप शायद कह सकते हैं कि आप तो बिल्डर के गिमिक में फंस गए। उसने बोला कि उसको तो फ्लैट बेचना था, उसने आपको पैसे दे दिए, आपने लाइट लगा दी, आप तो बिल्डर के इशारों पे काम कर रहे हो। नहीं, ये 50,000 रुपए अगर आप देखेंगे, दूरदृष्टि रखेंगे, तो ये कहीं खर्च नहीं हुए। इस 50,000 का एसेट आज भी एओए के संरक्षण में रखा हुआ है, और ये एओए पूरी जिम्मेदारी के साथ जितनी भी लाइट्स हैं इस वक्त वर्किंग कंडीशन में नेक्स्ट एओए को हैंडओवर करेंगी। तो नेक्स्ट एओए के पास ये दिवाली फंड दोबारा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो इसी फंड का इस्तेमाल करके हर दिवाली गोइंग फॉरवर्ड 2024, 2022, 2023, 2030, 2035 जब तक ये फंड होगा तब तक अर्बन को जगमगाती रहेंगी। और उस वक्त हम शायद नहीं होंगे, लेकिन शायद हम कह पाएंगे कि देखिए हमने ये लिया था, और तब तक शायद आप भी समझेंगे कि हाँ, एक एसेट क्रिएट करने का क्या फायदा होता है। तो ये था दिवाली फंड के लिए मेरा स्पष्टीकरण। साथियों, मैं बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि स्पष्टीकरण देने के लिए आपके सामने आया था। कुछ सवाल थे सोसाइटी की तरफ से, हमारे साथियों की तरफ से, हम आपकी तरफ से, जिनका समय पर निदान करना बहुत ही आवश्यक हो गया था। अगर एक वाजिब सवाल समय पर उसका जवाब ना दिया जाए तो वो अफवाहों का रूप ले लेती है, और हमारे देश में अफवाह जो है वो बहुत तेजी से फैलती है। इसलिए मैं उम्मीद करूंगा कि जो भी स्पष्टीकरण मैंने दिया है उससे आप संतुष्ट होंगे। अगर आप संतुष्ट नहीं है तो भी मैं आपकी भावनाओं का पूरा सम्मान करूंगा। आप मुझसे वन वन कनेक्ट कर सकते हैं, हमारे एओए के किसी मेंबर से कनेक्ट कर सकते हैं, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब दे पाएं। अगर आप हमारे सवालों के जवाब से कन्विंस होंगे, अच्छी बात है। नहीं कन्विंस होंगे तो भी कोशिश करेंगे कि किसी तरह आपको कन्विंस किया जाए। तो ये तो कुछ मुद्दे थे जो कि जिसके लिए आज मैं बैठा था। बट इसके साथ ही मैं आप सबके साथ हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करना चाहता हूं कि हम कोविड के एक भयंकर दौर से गुजर रहे हैं, कृपया इसे हल्के में ना लें। कोविड की गाइडलाइन हमने फिर से जारी की है, बट मुझे लगता है कि अब तक तो हम इसके यूज टू हो गए हैं कि क्या कोविड में हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो प्लीज 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 अपना बहुत ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपने चाहने वालों का ध्यान रखिए, एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखिए, ताकि अगर हाथ नहीं पकड़ेंगे तो शायद हाथ छूट जाएगा। तो प्लीज ये मेरी अपनी, हम सब की तरफ से आपसे ये अनुरोध है कि कोविड के समय एक दूसरे का हाथ पकड़े रखें, नियमों का पालन करें, सख्त अनुशासन का पालन करें, और आई एम श्योर हम इससे जरूर आगे निकल जाएंगे। एक और महत्वपूर्ण घटना है, 10 फरवरी को गाजियाबाद में विधानसभा के चुनाव हैं। तो मेरी आपसे पूरी उम्मीद रहेगी, आपसे अपेक्षा रहेगी कि अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। अगेन कोविड नियमों का पालन करते हुए बूस्टर डोज लग रहे हैं, जो भी इसके एलिजिबल हैं बूस्टर डोज के लिए, वो प्लीज अपना बूस्टर डोज जरूर लगवाएं, इसको हल्के में ना लें, और अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें। याद रखिए, 10 कदम अगर हम अलग अलग दिशा में बढ़ाएंगे तो हम सिर्फ 1 कदम आगे जाएंगे, लेकिन 10 कदम अगर हम एक दिशा में बढ़ाएंगे तो हम 10 कदम आगे जाएंगे। बाकी सारी बातें मैं आपकी बुद्धि और विवेक पे छोड़ता हूं। नमस्कार साथियों।